दोस्तों, फिल्मी दुनिया में ऐसे कई सितारे हुए हैं जिन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। भले ही वो आजादी के पहले के कलाकारों की बात हो या आजादी के बाद के कलाकारों की, लेकिन हर किसी के लिए वो मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। आमतौर पर आजादी के पहले जब भी कोई कलाकार फिल्मों में जाने की बात करता था तो सबसे पहले उसके माँ बाप ही उसे रोक देते थे। लेकिन ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर फिल्मों में कदम रखा है। आज हम ऐसे ही एक अभिनेता की बात कर रहे हैं जिसने अपने पिता के मना करने के बावजूद फिल्मों में आने का सपना देखा और उसे साकार भी किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 50 और 60 दशक के मशहूर अभिनेता प्रदीप कुमार की। हिंदी सिनेमा में उनको एक ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने ऐतिहासिक किरदारों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उस जमाने में फिल्म मेकरों को फिल्मों के लिए जब भी किसी राजा, महाराजा और नवाब की भूमिका की जरूरत पड़ती थी तो वो प्रदीप कुमार को ही याद करते थे। आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन, निजी जीवन और फिल्मी करियर के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ उनसे जुड़े कुछ तथ्यों से भी आपको रूबरू कराएंगे। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 4 जनवरी साल 1925 को वेस्ट बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिताल बटब्यल था, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना नाम प्रदीप कुमार रख लिया। अपनी शिक्षा को लेकर उन्होंने कभी कोई जिक्र ही नहीं किया और ना ही किसी को कुछ भी बताया, लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की होगी। बचपन से ही उन्हें फिल्मों से बड़ा लगाव था और वो फिल्म अभिनेता बनने का सपना देखा करते थे, लेकिन फिल्मों में जाने का रास्ता तो बड़ा मुश्किल था। इसलिए वो अपने उस सपने को पूरा करने के लिए रंगमंच से जुड़े। हालांकि इस बात के लिए उनके पिताजी राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा कलाकारी की दुनिया से इतर कोई काम करे, लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने में जुट गए। थिएटर में एक नाटक में अभिनय करने के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक देवकी बोस से हुई। देवकी बोस उनके अभिनय से काफी प्रभावित हुए। उन्हें उनमें एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया, इसलिए उन्हें अपनी बंगला फिल्म अलकनंदा में अभिनय करने का मौका दिया। वो साल था 1944, जब प्रदीप लगभग 19 साल के थे। फिल्म अलकनंदा में उन्होंने अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक नायक की भूमिका निभाई, लेकिन एक नायक के रूप में वो अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हुए। हालांकि उन्होंने एक अभिनेता के रूप में सिने करियर में अपनी शुरुआत कर दी थी। इसके बाद उन्होंने एक और बंगला फिल्म भूली नाई में अभिनय किया और वो फिल्म सिल्वर जुबली फिल्म साबित हुई। वो उनकी बंगाली भाषा में दूसरी फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया और वो अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई शहर में आ गए, लेकिन वो सफर उनके लिए आसान नहीं था। मुंबई आने के बाद वो कैमरामैन धीरेन डे साथ हेल्पर का काम करने लगे। साल 1949 से लेकर 1952 तक वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करते रहे। कहा जाता है कि उन्हें हिंदी फिल्मों में नायक बनने का इस कदर नशा छाया था कि उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी और उन्हें फिल्मों में जो भी किरदार मिला उसको करते चले गए। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कृष्ण लीला, विष्णु प्रिया और संध्या बेला रूपकथा, जो उनकी तीसरी, चौथी और पांचवी फिल्म साबित हुई। लेकिन उनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। साथ ही साथ उनको दर्शकों के बीच अधिक लोकप्रियता भी नहीं मिली, लेकिन वो हार नहीं माने और संघर्ष करते रहे। साल 1952 में आई फिल्म आनंद मठ में वो नजर आए, जिसमें उन्होंने मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई। हालांकि उस साल में उनके साथ पृथ्वीराज कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता भी थे, लेकिन उनकी वजह से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो दर्शकों के बीच अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। उस फिल्म की सफलता के बाद वो बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे। उसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1960 के मुगल आजम में दिलीप कुमार के सलीम के रूप में प्रतिष्ठित होने से पहले वो प्रदीप ही थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के विद्रोही बेटे की भूमिका निभाई थी, जो साल 1953 में आई थी और उस फिल्म का शीर्षक था अनारकली। उस फिल्म में वो सलीम की भूमिका में नजर आए। वहीं पर बीना रॉय अनारकली की भूमिका में दिखाई दी। सलीम को अनारकली, जो एक दरबारी नर्तकी थी, उससे प्यार हो जाता है और अपने शक्तिशाली पिता की अवज्ञा करता है। नंदलाल जसवंतलाल द्वारा निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया और लता मंगेशकर द्वारा गाए गए गाने ये जिंदगी उसकी है काफी हिट हुआ था। अनारकली में अपनी शाहिद मोड़ के ताकत पर प्रदीप को शिरीन फरहाद और राज हट जैसे अन्य अवधि की फिल्मों में फिर से कास्ट किया गया।
अनारकली में शहजादा सलीम की उनकी भूमिका से प्रभावित होकर निर्देशक नंदलाल जसवंतलाल ने उनको अपनी अगली फिल्म नागिन में लिया, जो साल 1954 में आई थी। उसमें वो सनातन की भूमिका में नजर आए और अभिनेत्री वैजयंती माला की भूमिका में नजर आई। एक बार नागिन के गानों ने अनारकली श्रोताओं का दिल जीत लिया। हेमंत कुमार की मन डोले मेरा तन डोले से लेकर मेरा दिल ये पुकारे आजा तक की अनूठी रचनाएं हिट रहीं। 60 के दशक में उनके द्वारा अभिनीत कुछ अन्य फिल्में जैसे पासपोर्ट, संजोग, राखी, ताजमहल, उस्तादों के उस्ताद, मेरी सूरत तेरी आंखें, चित्रलेखा, भीगी रात, दो दिलों की दास्तां, अफसाना, रात और दिन, बहू बेगम, दो दिलों की दास्तां उनके द्वारा एकमात्र निर्देशित फिल्म थी, जो साल 1966 में रिलीज हुई थी। हालांकि उस फिल्म में भी उन्होंने अभिनय किया था और उसमें राज कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता भी शामिल थे। साल 1978 में आई फिल्म खट्टा मीठा में उन्होंने अभिनय किया। हालांकि उसमें वो अभिनेत्री जरीन, जिन्होंने बिंदिया गोस्वामी की भूमिका निभाई थी, के पिता की भूमिका निभाई, जो नरगिस के बेटे फिरोज यानी राकेश रोशन नाम के किरदार से प्यार करती है। आपको बता दें कि वो फिल्म हॉलीवुड फिल्म स्वीट एंड सोर की रीमेक फिल्म थी, जिसे बासु चटर्जी के द्वारा निर्देशित किया गया था। दरअसल उस फिल्म ने बॉम्बे के पारसी समुदाय पर स्पॉटलाइट डालने का काम किया। अशोक कुमार जैसे अभिनेता भी उसमें शामिल थे। 80 के दशक में उनकी कुछ फिल्में आई जैसे क्रांति, चलती का नाम जिंदगी, लाल चुनरिया, रजिया सुल्तान, पुराना मंदिर, लैला, महाशक्तिमान, ऊंचे लोग, मेरा धर्म, वारिस, रुखसत और आखिरी बाजी। एक इंटरव्यू के दौरान उनकी बेटी ने यह खुलासा किया कि लोग मेरे पिता के मूल के बारे में जानते ही नहीं हैं। कई लोग हैं जो विश्वास नहीं करते कि मेरे पिता एक बंगाली हैं, और इतना कहकर वो हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता का स्क्रीन नाम गुप्ता और मुखर्जी द्वारा चुना गया था, क्योंकि उस समय कई लोगों ने अपना नाम बदल लिया था। उस समय की फैन फॉलोइंग बिल्कुल अलग थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्हें और उनके भाई बहनों को कभी उनके पिता के फिल्मों के बारे में पता ही नहीं चला। वो शायद ही कभी सेट पर उनसे मिलने गए। उनके निजी जीवन की बात करें तो वो शादीशुदा थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी पत्नी का नाम रिवील नहीं किया। उनके 4 बच्चे हैं। उनकी बेटी मीना कुमार और रीमा कुमार एक एक्ट्रेस है। साथ ही उनकी तीसरी बेटी बीना बनर्जी बंगाली और हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस है, और साथ ही साथ उन्होंने टीवी सीरियलों में भी अभिनय किया है। और उनके बेटे का नाम सिद्धार्थ बनर्जी है, जो हिंदी फिल्मों में अभिनेता है। बीना ने बिजनेसमैन मिस्टर बनर्जी से शादी किया है। प्रदीप के बेटे का नाम देवी प्रसाद पटब्याल है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के बारे में जिक्र नहीं किया, इसलिए उनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, उन्होंने अपने तरह के किरदार से लोगों को प्रभावित किया और शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया। उन्होंने फिल्मों में अपने अभिनय की धाक जमाने के लिए जो संघर्ष किया, वो सभी के लिए एक प्रेरणा है। राजा महाराजा नवाबों की भूमिका निभाने वाले अभिनेता प्रदीप कुमार करीब 4 दशक तक फिल्मी दुनिया में अपने सशक्त अभिनय से लोगों का दिल जीतते रहे, और आखिरकार 76 साल की उम्र में 27 अक्टूबर साल 2001 में वो दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे और हमेशा उनको याद रखेंगे। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही अनसुनी जीवनी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।